नमस्कार। तो आज सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट होते हुए दूसरा दिन है। कल निबंध का पेपर हुआ था। आज जीएस 1 और जीएस पेपर 2 का एग्जाम हुआ है। तो जीएस पेपर 2 के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके का इस बार के पेपर का ट्रेंड है और किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। उन क्वेश्चन की क्या प्रिडिक्टेबिलिटी की जा सकती थी, बताया जा सकता था कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, कितना इजी और कितना टफ है, इस चीज को भी आज हमें यहां पर समझना है। और एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है ऐसा अवसर कि जब एग्जाम में आप स्टूडेंट अपीयर होते हैं तो मेरा भी वहां पर कहीं न कहीं परीक्षण होता है कि जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने समझाया है, क्या एग्जाम हॉल में वो सारी चीजें दिखी या नहीं दिखी। तो कम से कम इस बहाने आप लोगों का एक फेथ और कॉन्फिडेंस अपने नोट्स पर, अपने क्लास स्टडी पर डेवलप होगा। जब आप देखेंगे कि प्रश्न जो आए हुए हैं वो आप लोगों के ही पेपर, आपके नोट से आए हुए हैं, आपने जो पढ़ा हुआ है क्लास में वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस वहां पर बढ़ेगा। आज मैं पॉलिटी सेगमेंट पर डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से अगले दिन गवर्नेंस पर, फिर उसके बाद आईआर पर और उससे रिलेटेड जो भी ट्रेंड है उन सब पर बात करूंगा। पिछले कुछ सालों से यूपीएससी का जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में यह देखा जा रहा है कि एक तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो करंट इंस्पायर्ड है, यानी लगातार जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति है वह स्टैटिक क्वेश्चन के साथ साथ वहां पर करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस बार भी मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहे जो साल भर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहे हैं और वहां से क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन यूपीएससी पिछले कुछ समय से स्टैटिक एरिया को भी टच कर रहा है, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बिल्कुल स्टैटिक टाइप के हैं, जैसे महान्यायवादी की भूमिका का परीक्षण करें, या यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय जो वित्तीय आपातकाल होता है उसके संबंध में प्रावधान और उसकी जो प्रभाव है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त बैठक होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। इस साल भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए जो स्टैटिक या ट्रेडिशनल टाइप के यहां पर है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यूपीएससी का है वो है जुडिशियल वर्डिक्ट का, कि जुडिशरी अलग अलग मामलों में जो वर्डिक्ट देती है उसको बेस बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस साल भी पेपर में यह ट्रेंड यहां पर दिखाई दिया है कि जो जुडिशरी के द्वारा वर्डिक्ट दिए गए हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन कंपैरेटिव इन नेचर होते हैं, उन तरीके के क्वेश्चन भी यहां पर पूछे गए जो तुलनात्मक किस्म की होती हैं और आपको वहां पर जो है क्लियरिटी लेकर आनी चाहिए, और उस तरीके के भी क्वेश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के सामने जो चैलेंजेस हैं या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का जो फ्यूचर है उसके संबंध में भी आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं, और वो जानना चाहते हैं कि आप पॉलिटिकल सिस्टम के सामने जो चैलेंजेस हैं और जो रिफॉर्म, प्रपोज्ड रिफॉर्म है, क्या उनको लेकर आप पूरी तरीके से अश्योर हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो एक एक करके पहले पॉलिटी सेगमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उनमें क्या हमारा आंसर होना चाहिए था, ब्रीफ में हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो इस साल आया वह था संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। अगर आप लोगों ने नोट्स देखा होगा तो नोट्स में जो हमारा नोट्स है वहां पर जैसे ही न्यायपालिका का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहली चीज आपको बताते हैं कि न्यायपालिका जो है उसकी भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, पहले उस टॉपिक को वहां पर बताते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका पर पहले हमने बात किया है। तो असल में न्यायिक स्वतंत्रता हम क्लास में पहले ही बताए थे कि न्यायिक स्वतंत्रता इसलिए जरूरी होती है क्योंकि न्यायपालिका की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और न्यायपालिका की भूमिका क्या है? तो न्यायपालिका की भूमिका जो है वह देश में संविधानवाद की धारणा को क्या है, मजबूती देना, प्रभावी बनाना। संविधान के संरक्षक के रूप में चूंकि न्यायपालिका की भूमिका होती है और वह न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है, उसके कार्यों को नियंत्रित करती है, जवाबदेह बनाती है, इसलिए न्यायिक स्वतंत्रता की धारणा क्या है, बहुत जरूरी है। इसी तरीके से यहां पर संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में न्यायपालिका होती है और हमारे संविधान को जीवन दस्तावेज बनाए रखने में भी न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका है। अगर वह स्वतंत्र नहीं रहेगी तो यह भूमिकाओं का निर्वहन नहीं कर पाएगी। विधि के शासन को प्रभावी बनाने में भी किसकी भूमिका है? न्यायपालिका की भूमिका है। अगर वह अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं रखेगी तो इसकी ये भूमिकाएं प्रभावित हो सकती हैं और संघीय न्यायालय के रूप में भी न्यायपालिका को देखा जाता है।
इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो संविधान है वह शक्ति पृथक्करण की धारणा पर आधारित है, और शक्ति पृथक्करण की धारणा तभी प्रभावी हो सकती है जब न्यायिक स्वतंत्रता वहां पर हो। यहाँ ब्रीफ में हम चाहे तो यह भी मेंशन कर सकते थे कि जब प्रतिबद्ध न्यायपालिका का दौर 70 के दशक में था, तो यहाँ पर न्यायपालिका में मनमानी राजनीतिक नियुक्तियां होती थी और न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता थी वो प्रभावित हो रही थी। ऐसे में स्पष्ट है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए आवश्यक है और लोगों का संविधान में विश्वास बनाए रखने के लिए। तो संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। इस विषय में आपको यहां पर आंसर लिखना था। दूसरा क्वेश्चन था निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है। तो जिन लोगों ने भी क्लास किया होगा प्रीलिम्स का, वहां पर यह बात किया जाता है कि कौन कौन निःशुल्क सहायता विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। वह महिलाएं हो सकती है, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हो सकते हैं, वह दिव्यांग सदस्य हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में वहां पर जो आपदाओं से प्रभावित हैं, जो बाढ़ और सूखा से प्रभावित हैं, जो भीड़ हिंसा से प्रभावित हैं, वह सभी लोग निःशुल्क इस विधिक सहायता पाने के हकदार हैं। ये क्लास में बहुत बाकायदा डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। दूसरा, निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन कीजिए। तो आप लोगों की जो क्लास यहाँ पर चली हुई थी, अगर आप लोगों ने वहां पर आंसर राइटिंग क्लास में जो है नोट्स आपने बनाया होगा, तो आप अपने नोट्स में देख सकते हैं कि लास्ट ईयर ही हमने कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हमने नालसा की जो भूमिका थी उसको बहुत विस्तार से यहाँ पर बताया हुआ था कि नालसा के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसकी भूमिका है। इस तरीके का क्वेश्चन चूंकि आ सकता है, तो यहाँ पर हमने जो है, और इस साल जो है हमने क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपसे पूछा हुआ था, अगर याद होगा आप सभी लोगों को, कि नालसा का गठन सभी तक न्याय की धारणा को मूर्त रूप देने के लिए किया गया, लेकिन यह अपनी भूमिका में शायद ही सफल हो सका। अपने विचार व्यक्त करें, और यही क्वेश्चन इस बार यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बताया था कि 39A में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, क्योंकि भारत में सभी तक न्याय की पहुंच में विभिन्न स्तरों पर बाधाएं, हमने ज्ञान बाधा, भौगोलिक बाधा, सामाजिक बाधा, भाषाई तकनीकी बाधा, इन सब पर चर्चा हम लोगों ने किया हुआ था, और हमने कहा था कि यहाँ पर जो है नालसा की भूमिका इन सभी स्थितियों में बहुत केंद्रीय हो जाती है। लेकिन नालसा के सामने चुनौतियां हैं। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को हमने मेंशन किया था। इस साल जब हमने क्लास कराया तो रिपोर्ट का जो आंकड़ा था वो हमने बदल दिया था, 2019 से 2022 कर दिया था। जितने भी आंकड़े इसमें हैं वो सारे आंकड़े हमने बताए थे कि कहां कहां पर समस्याएं नालसा के सामने आ रही हैं। तो नालसा के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, तो हमने कहा कि अभी भी 80% से अधिक जनसंख्या विधिक सहायता के योग्य तो है, लेकिन वह विधिक सहायता प्राप्त नहीं कर पा रही है। फिर हमने बताया था कि विधिक सेवा हेतु प्रति व्यक्ति व्यय अत्यंत कम हमारे यहाँ पर है। फिर भारत में जो विधिक सेवा संस्थाएं हैं, नालसा और राज्यों से वित्त प्राप्त करती हैं, लेकिन इनकी वित्तीय सहायता अत्यंत कम है, जिसकी वजह से ये प्रभावी रूप में काम नहीं कर पा रही या गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं दे पा रही। इनके अलावा विधिक सेवा क्लिनिक विनियम बना हुआ था कि लीगल क्लिनिक की स्थापना गांवों के स्तर पर की जाएगी, लेकिन 2020 तक भारत के 6 लाख गांवों में केवल 14,000 क्लिनिक थे, जो यह बताते हैं कि अपने आप में जो है यह बहुत कम है। तो इन सब पॉइंट्स को यहां पर इस क्वेश्चन में लिखना था। ये सब 150 शब्द के क्वेश्चन थे, आसानी से लिखे जा सकते थे। फिर तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीक होते हैं, टिप्पणी कीजिए। जिन लोगों ने भी पंचायत नगर पालिकाओं का जो है क्लास किया हुआ था, हमने पहले ही आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ अर्बन बॉडीज हैं या हमारे यहाँ पंचायती राज हैं, स्टेट गवर्नमेंट उनके साथ पावर शेयर नहीं करना चाहती। क्यों नहीं शेयर करना चाहती? शेयर इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है लोकल बॉडीज, और पंचायतों और नगर पालिकाओं को जो पावर ट्रांसफर करना होगा वह कौन ट्रांसफर करेगा? वह स्टेट करेगा। स्टेट अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहता है इन लोगों के साथ, क्योंकि फिर उसे यह लगता है स्टेट गवर्नमेंट को कि हमारी शक्तियां वैसे ही संविधान में हमें कम दी गई हैं, अब हमारी शक्तियां जो है उठाकर पंचायतों और नगर पालिकाओं को देने की बात की जा रही है, यह कहीं से भी तार्किक नहीं है। इसलिए लंबे समय तक वो तो शक्तियां देते ही नहीं थे और न तो नियमित रूप से चुनाव कराते थे। ये तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया तो यहां पर नियमित चुनाव होने स्टार्ट हुए। लेकिन इसके बावजूद 11वीं अनुसूची के तहत जो 29 विषय हैं या 12वीं अनुसूची के तहत जो 18 विषय हैं,
वह राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो समय समय पर स्टेट जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं को वो विषय देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जो 100% डिवोल्यूशन ऑफ पावर वहां पर कर दे। तो ऐसे में यहां पर हमने विस्तार से ये टॉपिक भी आपको करवाया था और हमने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। अर्बन बॉडीज के बारे में जो है विस्तार से यहाँ पर चीजें हुई थी, स्थानीय सरकार का जो टॉपिक चल रहा था। तो हमने बताया था कि शहरी निकाय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं और उसका रीजन है। तो हमने कहा था कि शहरी निकाय क्यों महत्वपूर्ण है, उपसंघवाद की धारणा यानी सब फेडरलिज्म, ये थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट के रूप में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और हमने विश्व बैंक का अनुमान भी बताया था कि 2018 में 461 मिलियन पॉपुलेशन शहरों में रहती थी और 2050 तक 87 करोड़ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियों के ग्रोथ इंजन के रूप में हमारा जो है अर्बन बॉडीज यहां पर दिखाई देगा। तो ये प्रतिस्पर्धी संघवाद के लिए भी जरूरी है अगर अर्बन बॉडीज जो है बेहतर तरीके से काम करें। एसडीजी 11 हमने मेंशन किया था कि एसडीजी 11 में इंक्लूसिव सिटीज का कंसेप्ट दिया गया है, समावेशी शहर बोला गया है। और अगर अर्बन बॉडीज अच्छे तरीके से काम करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर होगा और न्यायपालिका नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक के माध्यम से भी यह अर्बन गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा। इनके साथ साथ शहरी स्थानीय निकाय विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, चाहे स्मार्ट सिटी हो, चाहे स्वच्छ भारत हो, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। सामाजिक न्याय और लैंगिक न्याय के लिए भी अर्बन बॉडीज जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने बताया था कि बहुत सी चुनौतियां हैं कि प्रभावी हस्तांतरण शक्तियों का नहीं हो पाया है, इनके विरुद्ध समानांतर संस्थाएं चल रही हैं, राजकोषीय स्वायत्तता की समस्या है। आरबीआई का मानना है कि भारतीय शहरी स्थानीय निकाय विश्व में सबसे कमजोर शहरी स्थानीय निकाय हैं। 15वें वित्त आयोग ने भी यहां पर बताया कि इनका योगदान जीडीपी में 1% से भी कम है। जो अगर नगर पालिकाओं का राजस्व का योगदान है वो बहुत कम है, जबकि अगर हम दुनिया के अन्य देशों से तुलना करें, ब्रिटेन में 14% है, साउथ अफ्रीका में 6%, ब्राजील में 7%। तो यहां पर इन्हें न तो टैक्सेशन पावर दिया गया है, न तो रेवेन्यू क्रिएट करने की क्षमता इनके पास है। इस तरीके के आंकड़ों के साथ हमने यहां पर बात किया हुआ था। प्रति व्यक्ति व्यय नगर पालिकाओं में बहुत कम है, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी $17 है, जबकि चीन में $116 है। यह एक बहुत बड़ा यहां पर गैप दिखाई दे रहा है। फिर यहां पर नगर आयुक्त जनप्रतिनिधियों की तुलना में नगर आयुक्तों की जो भूमिका है वो ज्यादा देखी जाती है, यह भी प्रॉब्लम है। फिर तकनीकी और विधिक साक्षरता और क्षमता का न होना भी वह नगर पालिकाओं को कमजोर करता है और नवाचारी पद्धतियां इनके पास अभी अभाव कर रही हैं, इसलिए यहां पर समस्या आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनुच्छिक प्रतीत होते हैं, इनमें हमको बताना था कि फंक्शन यानी कि इनको जो पावर डिवोल्यूशन करना है वो नहीं किया गया है, और फंक्शनरी यानी कि इनके जो कर्मचारी हैं वह कर्मचारी अलग से पृथक नहीं होते हैं, बल्कि राज्य के कर्मचारियों से इन्हें काम कराना पड़ता है और कई बार जनप्रतिनिधियों की तुलना में नगर आयुक्तों की शक्तियां ज्यादा होती हैं। दूसरी ओर वित्तीय रूप में हम बताएंगे कि यहां पर जो है करारोपण की शक्ति इनको नहीं दी गई है, राजस्व सृजित करने की क्षमता इनको नहीं दी गई है, जो केंद्र राज्य के कर राजस्व में इनकी हिस्सेदारी है वो भी बहुत कम है, राज्यों द्वारा सहायता अनुदान भी बहुत कम है। तो इस तरीके के पॉइंट्स के साथ हमें यहाँ पे करना था। ये सब 150 शब्द के क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया, संसदीय संप्रभुता और ब्रिटिश जो भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करें, संसदीय संप्रभुता जो भारत में ब्रिटेन में, इनके बीच में क्या दृष्टिकोण में अंतर है। तो आंसर राइटिंग क्लास जिन लोगों ने भी किया हुआ था उनको याद होगा कि ये हमने अलग से लास्ट टॉपिक करवाया था पार्लियामेंट में, और हमने कहा भी था कि ये एक ऐसा आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग तैयार रहें कि इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली वहां से आया हुआ था। तो एक बार हम उस क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं कि कहां से ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। संसदीय संप्रभुता की जो धारणा है वो कहां पर है, ब्रिटेन में है, और भारत जो है संसदीय संप्रभुता की धारणा में विश्वास नहीं करता है। तो ये यहां पर हमें समझना होगा कि भारत संसदीय संप्रभुता की धारणा में विश्वास नहीं करता है तो किसमें विश्वास करता है, भारत संविधान की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। संसदीय संप्रभुता का मतलब क्या है, यानी ब्रिटेन के संसद के जो कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा वहां की न्यायपालिका के द्वारा नहीं की जा सकती है। ये संसदीय संप्रभुता का मूल वहां पर है। देखिए ये सीधे सीधे क्वेश्चन ये जो आया हुआ है, जिन लोगों ने भी क्लास किया, जिनके पास भी ये नोट्स होगा वो आसानी से मैच कर सकते हैं कि क्या ये नोट से आया हुआ है या नहीं। भारतीय राज व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित तो है या पर यहां संसद संप्रभु निकाय नहीं है, सेम क्वेश्चन है,
कंटेंट सेम यही लिखना है। तो यहां पर हमें बताना होगा कि भाई हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया है, लेकिन भारतीय संसद ब्रिटेन की तरीके से संप्रभु नहीं है। क्यों है? क्योंकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और संसद की स्वेच्छाचारिता निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, जो ब्रिटेन की संसद जो है उसके विपरीत यहां पर दिखाई देता है। भारत में सक्रिय विपक्ष है, अविश्वास प्रस्ताव यहां पर लाए जाते हैं, तो यह संप्रभु नहीं हो सकता है। यहाँ नागरिक समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं, इसलिए नहीं किया जा सकता है। तो ये चीजें यहां पर हैं। लेकिन अगर इनमें अंतर देखा जाए तो अंतर क्या है कि यहाँ सामूहिक जवाबदेहिता है और ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता देखी जाती है। ब्रिटिश संसद साधारण कानूनों की भांति संविधान में संशोधन कर सकती है। ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं है, भारत में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, भारत में जो है यहाँ पर। भारत में संसदीय संप्रभुता क्यों नहीं है जो उनके यहाँ है? क्योंकि यहाँ लिखित संविधान के माध्यम से अपने निर्धारित संवैधानिक दायरे में ही विधि निर्माण किया जा सकता है। वहां पर कोई भी कानून संसद ब्रिटेन में बना सकता है। भारत में न्यायिक समीक्षा है, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा नहीं है। विधायिका के कार्यों की, संसद के पास संविधान संशोधन की असीमित शक्ति नहीं है। आधारभूत ढांचे का धारणा भारत में काम करता है, ब्रिटेन में यह धारणा काम नहीं करता है। भारत में संघात्मक शासन है, इसलिए यहां पर संसद और विधानसभा के बीच शक्तियां विभाजित हैं। लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, तो सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं और ऐसे में संसद और ज्यादा ताकतवर वहां पर हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहां पर आपको आंसर में लिखने थे। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। फिर यहां पर विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका की विवेचना करें, यानी स्पीकर की भूमिका की विवेचना यहां पर बेसिकली हमें करना था। तो हमने कहा था कि स्पीकर की भूमिका अगर आएगा प्रश्न जो है, तो यहां पर क्लियरिटी होनी चाहिए कि स्पीकर की भूमिका जो है वह किस तरीके से हमारे संविधान में रखी गई है। तो हमने कहा था कि स्पीकर जो है उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वह बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं और जो सत्ताधारी दल होता है उसी का कोई व्यक्ति जो है वो वहां पर वह संसद में स्पीकर या विधानसभा में स्पीकर बनता है। तो ऐसी स्थिति में स्पीकर जो है वह पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने की संभावना रहता है, क्योंकि चुने जाने के बाद वह अपने राजनीतिक दल का सदस्य बना रहता है, राजनीतिक दल से इस्तीफा नहीं देता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि वह कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर सकता है। क्या पहुंचाने के लिए काम कर सकता है, कैसे लाभ पहुंचा सकता है? तो उसके पास कई संवैधानिक शक्तियां हैं जिनका वह दुरुपयोग कर सकता है और इस रूप में जो है वहां पर वह कर, जैसे दल बदल कानून है, धन विधेयक को यहां पर देखिए स्पीकर की भूमिका यहां पर है। तो यहां पर संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल विपक्ष के मत समन्वय स्थापित करने की इसकी भूमिका है। सदन के कार्यकरण का संचालन करता है, सदन की गरिमा और व्यवस्था बनाए रखने का काम इसके पास होता है। प्रशासनिक कार्य होते हैं, विधायी कार्य होते हैं और अर्ध न्यायिक कार्य स्पीकर के पास होते हैं। और स्पीकर जो है वहां पर उसकी भूमिका क्यों जरूरी है, निष्पक्ष भूमिका? तो संसदीय प्रक्रिया के कस्टोडियन के रूप में सदन के प्रभावी कार्य संचालन के लिए, संसदीय लोकतंत्र में सत्ताधारी दल और विपक्ष के मध्य प्रभावी समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सदन की गरिमा और व्यवस्था की बहाली के लिए और इन्हें जो संवैधानिक शक्तियां मिली हुई हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करके संसदीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए। लेकिन स्पीकर की विवादास्पद भूमिका देखी जाती है। स्पीकर के पद का क्या है, राजनीतिकरण हो रहा है, क्योंकि वह अपनी दलीय निष्ठा के आधार पर यहां पर काम करते हैं। स्पीकर चयनात्मक कार्यवाही करते हैं विपक्षी दलों को लेकर, वहां सदन में उनको विपक्षी सांसदों का निलंबन करना, विपक्षी दलों को समान अवसर न देना, दल बदल विरोधी कानूनों का दुरुपयोग करना, तो ये सारी चीजें यहां पर हैं। और इसके साथ साथ सत्ता पक्ष को लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं, जैसे धन विधेयक को मनमाने रूप में प्रमाणित करना, सत्ताधारी दल के पक्ष में संसदीय नियमों को प्रभावित करना, दल बदल कानून, ये सब का जो है दुरुपयोग करना। ये स्पीकर, यही चीज आपको राज्य विधायिका के स्पीकर के संबंध में भी यहां पर लिखना था। ये क्वेश्चन को इसी तरीके से डील करना था। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन था। ये तो 10 नंबर वाले 5 क्वेश्चन हो गए पॉलिटी के, यानी 50 नंबर यहां से पॉलिटी का ये आ गया। अब आइए पॉलिटी के 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको यहां से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान अत्यधिक गतिशीलता की क्षमताओं के साथ एक जीवित यंत्र है। यह प्रगतिशील समाज के लिए बनाया गया संविधान है। जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में हो रहे निरंतर विस्तार के विशेष संदर्भ में उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बहुत विस्तार से इस प्रश्न को जो है हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था क्लास में। अगर इसको हम देखें तो हमने कहा था कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है बड़ी तेजी के साथ विस्तार हो रहा है
और जीवन के अधिकार का जो विस्तार है वो बड़े स्तर पर यहाँ न्यायपालिका ने अलग अलग मामलों में किया है। हमें इन दोनों को विस्तार से यहाँ पर बताना था कि कौन कौन से जो है अधिकार यहाँ आ रहे हैं, उनसे क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं, उनसे किस तरीके का बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर देखना था और इस संदर्भ में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को यहाँ पर देखना था। तो अगर हम देखें जीवन का अधिकार जो यहाँ पर क्लास में डिस्कस किया गया था और क्लास में बताया गया था कि किस तरीके से जीवन का अधिकार पहले से इसका बढ़ता दायरा, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर जीवन के अधिकार का बढ़ता दायरा। तो यहाँ पर हमने बताया था कि शुरुआत में ए.के. गोपालनवाद में क्या बोला गया था और बाद में मेनका गांधीवाद के बाद इसका जो है पूरा का पूरा नेचर बदल गया। तो मेनका गांधीवाद के बाद यहाँ पर इसके अधिकार के दायरे का विस्तार हुआ। क्या क्या हुआ? वैश्वीकरण के दौर में जनता की आकांक्षाओं और अधिकार बोध में वृद्धि देखी जा रही। ऐसे में मूल अधिकार के संरक्षक के रूप में न्यायालय द्वारा वंचित समूहों के गरिमामय जीवन के लिए जीवन के अधिकार का दायरा विस्तृत किया गया है। जैसे उदाहरण क्या है? बधुआ मुक्ति मोर्चावाद में बधुआ मजदूरी को गरिमामय जीवन के अधिकार बनाना। विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद में कार्यस्थल पर यौन हिंसा में महिलाओं के संरक्षण को जीवन के अधिकार में शामिल करना। नालसाबाद में ट्रांसजेंडर के पहचान को मान्यता देना। ये सब यहाँ पर देखा जाता है। इसी तरीके से दूसरा यहाँ पर हम देखें तो वर्तमान विश्व में अस्तित्व से संबंधित मुद्दों के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता से संबंधित विषय केंद्रीय हो गए हैं। इसके लिए आवश्यक परिस्थितियों को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। जैसे हमने बताया था उन्नी कृष्णनवाद, परमानंद कटारावाद, मोहिंदर सिंह चावलावाद, एमसी मेहतावाद, इन सब केसेस में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। फिर व्यक्तिगत चयन की स्वतंत्रता गरिमामय जीवन के लिए आधारभूत शर्त है। न्यायालय ने इसे भी मान्यता दी है। के पुट्टा स्वामीवाद, सलामत अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद, इस तरीके के निर्णयों को यहाँ पर कोट करते हुए आपको अपना आंसर लिखना था, लेकिन केवल इसमें जीवन के अधिकार की बात नहीं करना था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी बात यहाँ पर करना था। आज डिजिटल अधिकार, आज निजता का अधिकार, तमाम जो है वह व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो विस्तार से इन सब चीजों को बताना था और यह बताना था कि भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज के रूप में है और यह जो है समय और परिस्थितियों के अनुसार इसकी अलग अलग व्याख्या होती रही है और इसकी वजह से यह एक प्रगतिशील समाज के रूप में यह निर्मित हो पाया है। और यह काम किसने किया है? तो यहाँ पर जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो एक्सप्लेनेशन, तो जितना हमने बताया पॉइंट अगर अच्छे से आप लिखेंगे तो अच्छा यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा। प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों और निर्णय विधियों की मदद से लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। यानी हमारे यहाँ जेंडर जस्टिस का क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में, ये अलग अलग, ये डिटेल में कई, लैंगिक न्याय पे तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात किया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो प्रियम्बल है वह प्रियम्बल ही समानता के अधिकार की बात करता है, हमारा प्रियम्बल जो है बंधुत्व की बात करता है। अगर हम देखें तो मूल अधिकारों के अध्याय में देखें तो अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में बोला गया है कि लोक नियोजन में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है और जीवन के अधिकार के तहत महिलाओं के जीवन से संबंधित तमाम मुद्दों को न्यायपालिका के द्वारा विस्तृत रूप में जीवन के अधिकार के तहत गरिमामय जीवन का अधिकार माना गया है, जिनमें जैसा हमने बताया कि यहाँ पर जो नालसावाद है उसके तहत ट्रांसजेंडर के अधिकार की बात की गई। यह भी लैंगिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपको ट्रांसजेंडर का भी लिखना होगा। और ट्रांसजेंडर का जब वर्डिक्ट दिया न्यायालय ने तो अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का अर्थ निकालते हुए केवल पुरुष और महिला नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर को भी वहां पर माना, वो भी वहां पर हमें बताना है। इसी तरीके से विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद में कार्यस्थल पर यौन हिंसा के विरुद्ध संरक्षण जो महिलाओं को देने की बात है वह भी अनुच्छेद 21 के तहत गरिमामय जीवन के अधिकार का हिस्सा है। हम नीति निर्देशक तत्वों में भी विस्तार से देखें तो यहाँ पर जो है वह महिलाओं के अधिकार संबंधी तमाम प्रावधान किए गए। यहाँ पर अगर हम प्रसूति सुविधा की बात करें अनुच्छेद 42 में दिया गया है, या हम अगर यहाँ पर बात करें कि अनुच्छेद 46 में बोला गया है कि समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों के उत्थान के लिए यह सरकार वहां पर काम करेगी, राज्य वहां पर काम करेगा। तो ये सब महिलाओं, बाकी तो सभी जो अधिकार दिए गए वो पुरुष महिला सबको दिए गए, लेकिन जहां जहां पर महिला स्पेसिफिक हुआ है अगर हमारा संविधान, तो हमें उन सब चीजों को यहाँ पर बताना था। इनके साथ साथ हम पंचायती राज और नगर पालिकाओं की बात करें तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो ये सारे प्रावधान जो हैं यानी संवैधानिक प्रावधान विधियों की मदद से
लैंगिक न्याय के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की यहाँ पर व्याख्या करनी थी कि किस तरीके से लैंगिक न्याय को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ पर दो चीजें हमें समझना है, एक होता है लैंगिक रूप में तटस्थ कानून और एक होता है लैंगिक रूप में विशिष्ट कानून। यही हमको अपने यहाँ पर आंसर में लिखना है। हमें बताना है कि एक तरफ हमारा संविधान लैंगिक रूप में तटस्थ कानूनों की बात करता है, यानी बहुत से संवैधानिक प्रावधान पुरुष और महिला में किसी तरीके का अंतर नहीं करते हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति को, ऐतिहासिक उनकी वंचना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक भेदभाव के तमाम प्रावधान किए गए हैं और इसलिए लैंगिक रूप में विशिष्ट कानूनों का निर्माण किया गया है, चाहे वो घरेलू हिंसा अधिनियम हो, चाहे वो दहेज विरोधी अधिनियम हो, यौन हिंसा अधिनियम हो। तो इन संबंधों में ये पूरा का पूरा आंसर आपको डील करना था। फिर यहां पर संघीय सरकारों द्वारा 1990 के दशक के मध्य से अनुच्छेद 356 के उपयोग की कम आवृत्ति के लिए जिम्मेदार विधिक एवं राजनीतिक कारकों का विवरण प्रस्तुत करना था। अनुच्छेद 356 जो है, हमने क्लास में बताया था कि इसका दुरुपयोग जो है तब रुका जब एसआर बोम्बई वाद में न्यायपालिका ने कहा कि हम इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो हमने एक आंकड़ा भी आप लोगों को बताया था कि 1972 से लेकर 91 तक जो है, यह देखा गया कि 20 सालों में 97 से ज्यादा बार जो है राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 91 से लेकर 2010 तक जो है आंकड़े बताते थे कि केवल 27 बार जो है वह इसका इस्तेमाल किया गया, यानी 20 सालों में केवल 27 बार, यानी रिड्यूस हुआ। तो राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग सबसे अधिक कम हुआ, तो वह न्यायिक निर्णयों की वजह से यहां पर होना स्टार्ट हुआ। दूसरा क्या था कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग तब ज्यादा होता था जब केंद्र में वह एक सत्ताधारी बहुमत की सरकार होती थी और राज्यों में जो सरकारें होती थी उनको अस्थिर करने का वह प्रयास करती थी। लेकिन 1990 के बाद लंबे समय तक 2014 तक गठबंधन सरकारों का दौर देखा गया और गठबंधन सरकारों में राज्य के क्षेत्रीय दल वह केंद्र में भी सत्ता भागीदार बनते थे। ऐसे में केंद्र सरकार वहां पर वह राष्ट्रपति शासन या राज्यों में शासन को अस्थिर करने का प्रयास नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह उनके सत्ता भागीदार होते थे। तो इस तरीके से राजनीतिक कारण में यह भी यहां पर देखा गया। इनके साथ साथ यह भी देखा गया कि पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाते थे, उन राष्ट्रपति शासन में किसी तरीके का जुडिशियल प्रेसिडेंट्स नहीं था, या वहां पर जो है कई स्तरों पर जो है संविधान की व्याख्या उस रूप में नहीं हुई थी। लेकिन 1990 के बाद अगर हम देखें तो अलग अलग न्यायिक निर्णयों की वजह से और अलग अलग जो है संवैधानिक प्रावधानों में अस्पष्टता की वजह से यह चीजें स्पष्ट होती गई कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। सरकारी आयोग, पुंछी आयोग जैसे आयोग भी आए जिन्होंने भी यह रिकमेंड किया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए, न कि प्रथम विकल्प के रूप में। फिर ऐसा भी हुआ कि हमारे नागरिक जो है पहले की तुलना में अधिक जागरूक हुए, वोकल हुए और ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हुए। तो इस वजह से एक प्रेशर यहां पर बिल्ड हुआ सरकार के ऊपर कि वह राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग न करे। इसके अलावा यहां पर जो है भारत वैश्वीकरण के युग में जब आएगा तो स्वाभाविक रूप में ग्लोबल ओपिनियन का भी प्रभाव वहां पर दिखाई देगा, तो उसका भी दुरुपयोग वहां पर रोकना शुरू होगा। तो इस वजह से भी इसका दुरुपयोग जिस तरीके का हो रहा था वो नहीं हो पाया। राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी न्यायपालिका ने अलग अलग निर्णय दिए हैं और राज्यपाल की भूमिका भी काफी स्पष्ट हुई। तो इन सब वजहों से जो है वह इसके दुरुपयोग में जो कमी है वो देखी जा रही है। फिर यहां पर क्वेश्चन था, भारत में राज्य विधायिकाओं में महिलाओं की प्रभावी सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर योगदान पर विचार कीजिए। तो यहां पर हमें यह बताना था कि किस तरीके से जो है भारत में यह देखा गया है कि यहां पर महिला आरक्षण की बात जो है लगातार वहां पर की जाती रही है और उससे रिलेटेड क्या वहां पर चुनौतियां रही हैं, क्या मुद्दे रहे हैं और नागरिक समाज किस तरीके से वह एक्टिव रहा है, ये यहां पर जो है वह हमें स्पष्ट करना था। तो ये सब चीजें यहां पर जो है करनी थी। तो अगर हम देखें तो महिलाओं का जो है वह भागीदारी सबसे प्रमुख कारण यह था कि पितृसत्तात्मक समाज होने की वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं की जो है भागीदारी जिस रूप में होनी चाहिए थी वह महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाई। लेकिन जैसे जैसे यहां पर जो है नागरिक समाज वह जागरूक हुआ है और नागरिक समाज ने मुखर होकर मांग करना शुरू किया है, खासकर महिला संगठनों के माध्यम से। तो ऐसे में राज्यों के स्तर पर यह देखा जा रहा है कि महिलाओं की जो भूमिका है वह लगातार बेहतर हो रही है, मजबूत हो रही है और यह चीज यहां पर देखा जा रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने बात किया हुआ था संसद में महिला आरक्षण। तो हमने कहा था संसद में समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों का समावेशी प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता का संकेतक होता है।
लेकिन अभी भी भारतीय संसद में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व संसद के पितृसत्तात्मक स्वरूप को बताता है। फिर कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को देना होगा। दुनिया की अन्य जगहों पर भागीदारी कितनी है और भारत में जो है भागीदारी कितनी ज्यादा यहाँ पर है, क्यों इनकी आवश्यकता है, इसके बारे में बात किया गया था। और यहाँ पर जो है ये भी बात किया गया था इसके अगर महिला आरक्षण होगा तो उसके सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे और इनके साथ साथ जो है इसके लिए क्या प्रयास किए गए। तो इन सब चीजों को यहाँ पर किया गया। इन सब चीजों को लेते हुए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इनके प्रभावी और सार्थक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के लिए नागरिक समाज समूहों के योगदान पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है? पहली चीज तो है सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की जो स्वीकार्यता है वह यहाँ पर निर्मित होनी प्रारंभ हुई, खासकर पंचायतों और नगर पालिकाओं में जब से उनको 1/3 आरक्षण दिया जा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है कि महिला जो संगठन है, महिला संगठन अब ज्यादा संगठित हुई हैं, एक दबाव समूह के रूप में काम कर रही हैं, उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है और राजनीतिक जो है जो समझ है उनकी और ज्यादा मजबूत हुई है। तो इस वजह से उनकी जो भागीदारी है और प्रतिनिधित्व है वह लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। इनके साथ साथ महिलाएं जो हैं पहले की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न भी हुई हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है नागरिक समाज। जहां नागरिक समाज में यह देखा जा रहा है कि लैंगिक रूप में जो भेदभाव और शोषण अत्याचार के पुराने तरीके होते थे उनका विरोध किया जा रहा है। लैंगिक रूप में ऐसी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जा रहा है जहां महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा सामाजिक स्वीकार्यता हो सके। तो एक तरफ महिलाओं की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ रही है ये नागरिक समाज की वजह से, और एक तरफ महिला जो है वह सशक्त हो रही है, अधिकार संपन्न हो रही है, ये भी नागरिक समाज की तरफ से हो रही है। और तीसरी तरफ महिला संगठनों की तरफ से यहां पर वह मांग की जा रही है कि वह राजनीतिक रूप में महिलाओं की भागीदारी वहां पर बढ़े, महिलाएं अधिक संगठित हो। और चौथा, पंचायतों और नगर पालिकाओं में उनकी भागीदारी ने महिलाओं को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है और इस वजह से भी महिलाएं जो है तेजी के साथ वह संसद की कार्यवाहियों में, विधानसभा की कार्यवाहियों में वह बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। तो इस रूप में भी यहां पर है। फिर यहां पर 101वें संविधान संशोधन अधिनियम का महत्व समझाइए, यह किस हद तक संघवाद के समावेशी भावना को दर्शाता है। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। अगर हम संघवाद का जो टॉपिक था उसमें देखें तो वहां पर हमने जीएसटी के बारे में काफी विस्तार से बताया हुआ था। और जीएसटी का जो है यहां पर अगर हम जीएसटी की बात करें, संघवाद ये यहाँ पे है टॉपिक, और इसमें हमने बहुत से संघवाद के अलग अलग तरीके आपको बताए थे। तो ये देखिए जीएसटी परिषद और सहकारी संघवाद, तो यहां से हमने बताया था 101वें संविधान संशोधन से ये आया हुआ था। तो हमने कहा पूल्ड सॉवरेंटी की धारणा यहां पर आई, केंद्र द्वारा राज्यों के साथ संप्रभुता को साझा करना। पहला तो ये बहुत बड़ा हुआ। दूसरा, पहली बार केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ अपनी संप्रभुता को साझा किया गया। केंद्र द्वारा राज्य द्वारा संयुक्त रूप में जीएसटी का निर्धारण किया जाएगा। केंद्र सरकार का मतभार 1/3, राज्यों का मतभार 2/3। तो संघवाद में ये असर पड़ा। दूसरा, जीएसटी परिषद में सहमति पर आधारित निर्णय होंगे, यानी केंद्र और राज्य के मध्य सामंजस्य और संवाद पर बल दिया गया। तीसरा, टीम इंडिया के तहत एक देश एक आकांक्षा एक निश्चय के आधार पर केंद्र राज्य दोनों का यह संयुक्त पहल है और यह 101वां जो संविधान संशोधन है सभी राज्यों की सहमति। देखिए ये क्वेश्चन सीधे पूछा गया है और ये सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है। जीएसटी अधिनियम में केंद्र और राज्य दोनों के लिए परिभाषाएं, प्रक्रियाएं, प्रारूप समान है। दोनों के अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण यहां पर हुआ है। तो ये सब जो है यहां पर आपको पॉइंट्स लिखने थे इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब यहां पर आइए, संसदीय समिति प्रणाली की संरचना समझाइए। भारतीय संसद के संस्थानीकरण में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को भी देखें तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन पर भी जो है संसदीय समितियों के बारे में विस्तार से जो है चर्चा की हुई थी और हमने वहां पर बताया था कि संसदीय समितियां क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए संसदीय समितियों की भूमिका। संसदीय समितियां संसदीय व्यवस्था के प्रभावी कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। संसद की बैठकें सीमित समय के लिए होती है। संसदीय समितियों के कार्य करने के लिए पर्याप्त समय अवसर होते हैं। संसद के कार्यबोझ में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, संसदीय समितियां पूरक और सहयोगी भूमिका निभा रही हैं। लघु संसद के रूप में होती हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर रचनात्मक चर्चा परिचर्चा संभव होती है। विधेयक की समग्रता से अध्ययन कर अनुशंसा देती हैं। विधायी प्रक्रिया में न केवल संसद के समय को बचाती हैं बल्कि विधेयक की गुणवत्ता को भी बढ़ाती हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ प्रशासनिक कार्यपालिका को जवाबदेह बनाती हैं। विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में नीतिगत सुझाव भी देती हैं। संसदीय समितियों की रिपोर्ट नए कानूनों का आधार बनती है। शैक्षिक अनुसंधान के कार्य आती है। सिविल सेवा में सुधार का आधार बनती है। जिन लोगों ने प्री कम मेंस बैच किया हुआ था वहां पर हमने वित्तीय समितियों, अलग अलग वित्तीय समितियों को, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, इन तीनों के स्तर पर आईएएस की क्लास में जो अभी रिसेंट क्लास चली हुई थी उन लोगों ने किया हुआ था।
तो हमने वहां पर बताया था कि प्राक्कलन समिति के साथ क्या अच्छाइयां क्या कमियां, लोक लेखा समिति के साथ या सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ। तो ये क्वेश्चन वहां से जुड़ा हुआ है और ये लिखना था। तो ये पॉलिटी के सेगमेंट के जो क्वेश्चन थे ये यहाँ पर इतने आए हुए थे और उम्मीद है कि जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार मेहनत कर रहे थे उन सभी स्टूडेंट के साथ जो इस साल मेंस दे रहे थे और इस पेपर को देखकर अंदर एक सेटिस्फेक्शन आया कि कम से कम जो मेहनत की गई, कोई भी शिक्षक परफेक्ट नहीं हो सकता है, वह 100% का दावा नहीं कर सकता है, तो मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं। मेरी तरफ से एक कोशिश की गई है, एफर्ट किया गया है, लेकिन मुझे मालूम है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं कम से कम उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, कि सर जो पढ़ा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वह वहां पर वर्थफुल है, वो वह इंपॉर्टेंट है और वहां पर वो चीजें दिख रही हैं एग्जाम हॉल में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़ा होगा, हमारी लेजिटिमेसी पर भी सवाल खड़ा होगा। अब आगे वीडियो में हम लोग गवर्नेंस पर भी चर्चा करेंगे और आईआर पर भी चर्चा करेंगे। तो सभी लोगों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।